अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में सबक नंबर 4 पढ़ा था और उर्दू अदब की सिन्फ में हमने एक सिन्फ पढ़ी थी जिसका नाम था सवाने यानी बायोग्राफी। आज हम पढ़ेंगे ड्रामा। ड्रामा जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ड्रामा क्या होता है। ड्रामे के अंदर किरदार होते हैं, प्लॉट होता है, मंजर कशी भी होती है ना। फ़िलहाल हम यहाँ पर इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं कि ड्रामा क्या है। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं करना या करके दिखाना। अदब में ये ऐसी सिन्फ है जिसमें किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। एक तो कैरेक्टर होना चाहिए, दूसरा बातचीत यानी गुफ्तगू वाला मुकालमा होना चाहिए, डायलॉग्स होना चाहिए, और मनाजिर यानी वो पूरा व्यू होना चाहिए जिसके ज़रिए कहानी को पेश किया जाता है। कदीम हिंदुस्तान में संस्कृत काव्य में भी इसकी रिवायत बहुत मजबूत थी और इसको नाट्य कहा जाता था। अरस्तू ने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है यानी ज़िंदगी की नकल कहा है। दास्तान, नॉवेल और अफसाने के मुकाबले में ड्रामा इस लिहाज से हकीकत से करीब तर होता है कि इसमें अल्फाज के साथ साथ किरदार, उनकी बोलचाल और ज़िंदगी के मनाजिर भी देखने वालों के सामने आते हैं। क्योंकि अफसाना, नॉवेल और दास्तान में हम सिर्फ पढ़कर ही मंजरकशी कर सकते हैं, अपनी आंखों में तस्वीर कर सकते हैं, लेकिन ड्रामे में सामने हमारे सब कुछ आंखों के सामने पेश होता है। किरदारों की ज़हनी और जज्बाती कश्मकश को मुकालमे और आवाज़ के उतार चढ़ाव के ज़रिए पेश किया जाता है। ड्रामा बुनियादी तौर पर स्टेज की चीज़ है, लेकिन ऐसे ड्रामे भी लिखे गए हैं और लिखे जाते हैं जो सिर्फ सुनाने और पढ़ने के लिए होते हैं। रेडियो की वजह से ड्रामों की मकबूलियत में इजाफा हुआ और टेलीविज़न पर जिस तरह के सीरियल सबसे ज़्यादा पेश किए जाते हैं उनका ताल्लुक़ किसी न किसी तरह ड्रामे ही की सिन्फ से होता है। अरस्तू ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी में 6 चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है: क़िस्सा, किरदार, मुकालमा, ख़याल, आराइश और मौसीक़ी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ड्रामे में संगीत या मौसीक़ी का उन्सर हो। प्लाट, किरदार, मुकालमों और मरकज़ी ख़याल का होना अलबत्ता ज़रूरी है। ड्रामे की कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें वाक़यात की कड़ियाँ इस तरह मिलाई जाएँ कि बतदरीज नुक़्ते उरूज तक पहुँच सकें और नाज़रीन की तवज्जो एक नुक़्ते या ख़याल पर मरकूज़ हो जाए। इसके बाद ड्रामा अंजाम की तरफ बढ़ता है। वाक़यात से जो नतीजा बरामद होता है वो अंजाम के ज़रिए पेश किया दिया जाता है। हक़ व बातिल यानी सच और झूठ, खैर और शर की कश्मकश, अच्छाई और बुराई की कश्मकश, बुनियादी इंसानी अक़दार और समाजी, कौमी व सियासी मसाइल को ड्रामों में पेश किया जाता है। उर्दू में ड्रामे का आगाज़ वाजिद अली शाह के ज़माने में हुआ जब राधा कन्या का क़िस्सा स्टेज किया जाने लगा। अमानत की इंद्र सभा भी उसी ज़माने में लिखी गई जो बेहद मकबूल हुई। इंद्र सभा के असर से बाद के पारसी उर्दू थिएटर में भी रक़्स व मौसीक़ी का ख़ासा ज़ोर रहा। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में उर्दू थिएटर ने बहुत तरक्की की और आगा हशर के ड्रामे बहुत मकबूल हुए। इसके बाद इम्तियाज़ अली ताज, हकीम अहमद शुजा, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, मिर्ज़ा अदीब, इश्तियाक़ हुसैन कुरैशी और फ़ज़लुर रहमान ने ड्रामा निगारी पर ख़ुसूसी तवज्जो की। कृष्ण चंद्र, सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी और रेवती सरन शर्मा ने भी रेडियाई ड्रामे लिखे और ड्रामा निगारी की रिवायत को मज़ीद इस्तेहकाम बख्शा यानी बहुत ज़्यादा मजबूती बख्शी। अब मोहम्मद मुजीब के यहाँ सवाने हयात दी गई है। जिन्होंने ड्रामा लिखा है उसका नाम है आजमाइश। फ़िलहाल हम इनकी सवाने हयात देख लेते हैं। मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। इनके वालिद एक मारूफ वकील थे यानी जाने पहचाने वकील थे, बहुत ही मशहूर। उन्होंने इब्तिदाई तालीम लखनऊ के लॉरेटिव कॉन्वेंट में हासिल की। इसके बाद देहरादून में एक प्राइवेट स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तहान पास किया। 1919 में मोहम्मद मुजीब ने ऑक्सफोर्ड से जदीद तारीख़ में BA ऑनर्स किया। बर्लिन में उनकी मुलाकात डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हुई। वहीं उन्होंने जर्मन और रूसी ज़बानें सीखीं। फ़्रांसीसी ज़बान वो ऑक्सफोर्ड में सीख चुके थे। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के साथ उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में काम करने का अहद किया। फरवरी 1926 में वो जामिया मिलिया इस्लामिया के शेख अल-जामिया वाइस चांसलर बनाए गए और वो इस ओहदे पर 24 बरस तक फाइज रहे यानी इसी ओहदे पर कायम रहे। उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ।
मुजीब साहब इंतज़ामी उमूर के साथ तसनीफ़ व तालीफ़ के काम में भी बराबर लगे रहे। उर्दू और अंग्रेज़ी में उनकी बहुत सी किताबें शाये हुईं। मुजीब साहब ने 8 ड्रामे लिखे जिनके नाम हैं खेती, अंजाम, खाना जंगी, हुब्बा खातून, हीरोइन की तलाश, आजमाइश और दूसरी शाम। और बच्चों के लिए एक ड्रामा आओ ड्रामा करें। मुजीब साहब साफ, सादा और सलीस नस्र लिखते थे। उनके मुकालमों में बोलचाल का फितरी अंदाज है। निसाब में जो ड्रामा शामिल है वो मुजीब साहब के ड्रामे आजमाइश का आखिरी एक्ट है। ये ड्रामा 1857 के अलमनाक तारीख़ी वाक़यात पर मबनी है। जनरल बख्त खां और उसकी हिंदुस्तानी फ़ौजों की शिकस्त हो चुकी है। बहादुर शाह ज़फ़र गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्ज़ा हो जाने के बाद पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। राम सहाय की बीवी भागवती ने जंग आज़ादी की 2 मुजाहिद ख़वातीन सलमा और किशन कंवर को पनाह दे रखी है। बख्त खां के सिपाही अगरचे हार गए हैं लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। आइए पढ़ते हैं ये ड्रामा जिसमें राम सहाय की बीवी भागवती ने 2 ख़वातीन को पनाह दे रखी है। क्या लिखा है उनके बारे में, जबकि बहादुर शाह को गिरफ्तार किया जा चुका है। शुरू करते हैं ये ड्रामा आजमाइश। ये आखिरी एक्ट है मोहम्मद मुजीब के ड्रामों का लिखा हुआ। राम सहाय मल के मकान में एक छोटा सा दालान। रात हो गई है। डेवट पर एक दिया जल रहा है। डेवट पर यानी दिल्ली पर। राम सहाय मल उसकी रोशनी में खाना खा रहा है। भागवती उसकी बीवी आंचल से मुंह बंद किए खड़ी है। उसको पंखा झल रही है और चुपके चुपके रो रही है। राम सहाय मल को उसके रोने का एहसास नहीं है और वो खाना खाता रहता है। राम सहाय मल, कहो आज पानी काफ़ी मिल गया। भागवती रुहासी आवाज़ में, अभी शाम को राम प्रसाद ले आया, बहुत दूर जाना पड़ा, आसपास के कुओं में लाशें पड़ी हैं। राम सहाय मल, राम 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 उसकी तरफ देखकर, मगर तुम रो क्यों रही हो। भागवती, मेरा भी मर जाने को जी चाहता है। राम सहाय मल, क्यों, तुम क्यों बैठे बैठे जान से बेजार हो गई हो। भागवती, क्या बताऊं। राम सहाय मल, परमात्मा का शुक्र करो, इतनी बड़ी मुसीबत आई और गुजर गई। भागवती, हाँ। राम सहाय मल, मगर अभी बहुत चौकस रहना है, देखती रहना दरवाजे से पहरे वाले ना हटें। भागवती, नहीं, मैं तो बराबर चक्कर लगाती रहती हूँ। राम सहाय मल, और कोई अंदर ना आने पाए, मर्द औरत बच्चा। भागवती, नहीं, कसूर होगा तो मेरा होगा, मैं कह दूंगी कि मैंने आपको बताए बगैर किया है, मगर ये नहीं हो सकता कि जान पहचान की कोई औरत या बच्चा पनाह मांगे और मैं उसे पनाह ना दूँ। राम सहाय मल भागवती को देर तक गौर से देखकर, मालूम होता है तुमने मुझे बताए बगैर किसी को घर में छुपा लिया है। अब तो हमारी जान परमात्मा की दया से ही बच सकती है। अब तो हमारी जान परमात्मा की दया से ही बच सकती है। तुम्हारा दिल इतना कमज़ोर है तो तुम मुझे क्यों नहीं बुला लेती हो। भागवती, मैं चाहती हूँ कि आपको मालूम ही ना हो। राम सहाय मल, ये कौन मानेगा कि मेरे घर में आदमी छुपे और मुझे मालूम नहीं। भागवती, आदमी नहीं, लावारिस औरतें, भूखे प्यासे बच्चे। राम सहाय मल, किसकी औरतें, किसके बच्चे। भागवती, ये मैं पूछती ही नहीं हूँ। राम सहाय मल, या पूछा है और मुझे बताना नहीं चाहती हो। हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग ही नहीं जिन्होंने बगावत में हिस्सा लिया हो। ये औरतें और बच्चे तो बाहर से आए होंगे। भागवती ज़मीन पर बैठकर और अपना मुंह बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। बताओ तो ये हैं कौन, कभी पूछताछ हो तो मैं जवाब दे सकूं। भागवती सर हिलाती, अच्छा ना बताओ। खामोशी। जब लड़ाई हो रही थी तो तुम्हारी ज़बान पर 3-4 नाम रहा करते थे। बख्त खां की आल औलाद यहाँ थी ही नहीं। सुधारी सिंह भी बाहर का आदमी है, क्या किसी मुसलमान औरत को पनाह दिए। हिंदू औरतों में तो तुम्हारे रानी किशन कंवर से ताल्लुकात थे। नहार सिंह रुपया वसूल करने आना चाहता तो ज़मीन तैयार करने से पहले उसी को भेजता था, मगर क्या मालूम रानी बल्लभगढ़ में है या यहाँ। बहरहाल जहाँ भी हों कोई ना कोई उसका पता देगा ज़रूर। अगर नहार सिंह को पकड़ लिया है तो शायद उसको तलाश ना करें। भागवती, पकड़ लिया है, फिर ज़ोर से रोती है। राम सहाय मल, पकड़ लिया है तो अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बराबर सोना देकर उसे मोल लेना चाहो तो न देंगे। तो रानी किशन कंवर ने तुम्हारे यहाँ पनाह ली है। बेचारी, राम सहाय से अब और खाया नहीं जाता। बर्तन सामने से खिसका देता है। पानी पीना चाहता है मगर प्याला देर तक हाथ में लिए रहता और पी नहीं पाता। क्या बहुत रो रही है। भागवती सर हिलाकर, नहीं, उसका अफसोस कर रही है कि जिहादी औरतों के साथ मैदान में नहीं गई और मारी नहीं गई। राम सहाय मल, राम राम, क्या हिम्मत है, उसको अच्छी तरह रखना। मैं भी कभी उसके दर्शन करूंगा। उसका हमारे घर में रहना कुछ ऐसा ख़तरनाक नहीं है। मुसलमान औरत की बात और है। भागवती, एक मुसलमान बहन भी है। राम सहाय मल, हाय कौन। भागवती, सलमा। राम सहाय मल, अरे वही यूसुफ मियाँ की मंगेतर, वो तो मोर्चों पर भी लड़ी थी। भागवती, हाँ, उसने घरों की छतों पर से भी गोली चलाई।
रानी किशन कुंवर भी उसके साथ बंदूक चला रही थी। फिर वो ज़ख्मी हो गई। रानी किशन कुंवर ने ना जाने किस तरह उसको यहाँ पहुँचाया। मैं तो समझती थी कि मर जाएगी, मगर अब भली चंगी है। सोच रही है कि किस तरह दिल्ली से निकल जाए और बख्त खां की फ़ौज में मिल जाए। रानी किशन कुंवर कहती हैं कि वो भी साथ जाएंगी। राम सहाय मल, देखो ये नहीं हो सकता। मैं इस पर तैयार हूँ कि वो यहाँ छिपी रहें और जब ख़तरा ना रहे तो चुपके से चली जाएं। यहाँ वो साल भर तक रहें, मगर बाहर जाकर फिर कहीं लड़ाई में शामिल हुई तो तुम पकड़ी जाओगी और मुझे तो ज़रूर फांसी हो जाएगी। और यूसुफ मियाँ को क्या हुआ? भागवती, सलमा को कुछ मालूम नहीं। राम सहाय मल, और तुमको मालूम होगा तो बताओगी नहीं? भागवती, सुना है वो आखिर वक्त तक लड़ते रहे। उर्दू बाज़ार में किसी गोरे ने एक औरत के साथ बदतमीज़ी की थी, उसे जान से मार दिया। उसमें नामालूम कितने पकड़े गए, मगर वो नहीं थे। कहते हैं अब उर्दू बाजार पर गोलाबारी होगी, एक मकान भी खड़ा न छोड़ा जाएगा। राम सहाय मल, अब परमात्मा बचाए हम सबको। एक औरत घबराई हुई अंदर आती, उसके मुंह से बात नहीं निकलती। फिर एक मुलाजिम आता है। मुलाजिम, सरकार, दरवाजे पर 4 सिपाही आए हैं, कहते हैं दरवाज़ा खोलो, हम तलाशी लेंगे। राम सहाय मल, मेरे घर में नहीं आ सकते, मेरे पास अमान का परवाना है। मुलाजिम, सरकार वो हमारी बात नहीं मानेंगे। भागवती, परवाना मेरे पास है, चलो मैं दिखा दूंगी। राम सहाय मल, तुम कहाँ जाओगी? भागवती, मैं नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा? मैंने मशहूर कर दिया है कि आप अंग्रेज़ कमांडरों से बातचीत कर रहे हैं, घर पर नहीं हैं। राम सहाय मल, नहीं तुम बैठो, मैं जाता हूँ। भागवती जल्दी से दिया बुझाकर भाग जाती है। राम सहाय मल अंधेरे में बैठा रहता है। कुछ देर बाद दाईं तरफ से भागवती उल्टे पांव चलती हुई नजर आती है। 4 सिपाही उसे संगीनों से धमका रहे हैं। पहला सिपाही उनका सरदार मालूम होता है। पहला सिपाही, बता कहाँ हैं वो दोनों? भागवती सहमी हुई रुहासी मगर बहुत दबी आवाज़ में, यहाँ कोई नहीं छुपा है। पहला सिपाही, यहाँ 2 औरतें छुपी हैं, हमारे आदमियों ने उनको गोली चलाते देखा, फिर वो भागकर इस घर में आते हुई देखी गई। रामसरन, उस औरत को ले जाकर दीवार के साथ खड़ा करो, बाकी 3 आदमी फैर करो। रामसरन भागवती की तरफ बढ़ता है। राम सहाय मल, अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक बेकसूर औरत को इस तरह मार रहे हो। पहला सिपाही, अच्छा लाला जी छुपे बैठे हैं, सोचा था ललायन हमको बहला फुसलाकर रुखसत कर देंगी। रामसरन, खड़ा करो उन्हें भी ललायन के साथ। भागवती चिल्लाकर, अरे मुझे मार डालो, उन्हें छोड़ दो, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, अरे ये बिल्कुल बेकसूर हैं। पहला सिपाही, अच्छा ये बेकसूर हैं तो तुम्हें मालूम है कि दोनों औरतें कहाँ छुपी हैं? भागवती वैसे ही चिल्लाकर, अरे उन्हें छोड़ दो, हाय मेरी किस्मत, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, हाय हाय। स्टेज की दाईं तरफ से कोने से सलमा और किशन कंवर अंदर आती हैं। सलमा, इन दोनों का पीछा छोड़ दो, हम आ गए हैं, हमें जो सज़ा देना चाहो दे दो। सेठ साहब और उनकी बीवी बिल्कुल बेकसूर हैं। पहला सिपाही सलमा और किशन कुंवर को गौर से देखने के बाद, मुझे तो तुम इसी घराने की औरतें मालूम होती हो। किशन कुंवर, इन दोनों को छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, शहर में हज़ारों आदमी हमको पहचान लेंगे। पहला सिपाही, हाँ मैं तुमको लेकर बाहर चला जाऊँ और इस दौरान में असली मुजरिम निकल जाएं। सलमा, तुम्हारी मर्जी, बेगुनाहों का खून करना तो तुम्हारा काम ही है। पहला सिपाही, अच्छा तो बताओ क्या नाम है तुम्हारा? सलमा, सलमा। किशन कुंवर, किशन कुंवर। पहला सिपाही, तुम अपने जुर्म का इकबाल करती हो? सलमा, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हम अपने मुल्क के लिए अपने बादशाह की तरफ से लड़े हैं। पहला सिपाही, तुम लड़ाई में शरीक हुई हो? सलमा, दिलो जान से हम शरीक हुए, हमने दूसरों को लड़ने पर आमादा किया, हम मोर्चों पर लड़े, हमने दुश्मनों को मारा। किशन कुंवर, हमें अफसोस इसका है कि इससे ज्यादा ना कर सके। पहला सिपाही, तो जाओ खड़ी हो जाओ दीवार से लगकर। सलमा, हम दीवार से लगकर क्यों खड़े हों? हम सहन में खड़े होंगे और तुम्हारी बंदूकों पर हंसेंगे। पहला सिपाही, तो चलो खड़ी हो जाओ इसी बात पर। सलमा और किशन कुंवर बीच सहन में खड़ी हो जाती हैं। पहले सिपाही के इशारे पर 3 सिपाही उनसे 3-4 कदम हटकर और एक घुटने को जमीन पर टेक कर बंदूकें तानते हैं। भागवती चीख मारकर सिपाहियों और दोनों औरतों के बीच में आ जाती है, मगर गश खाकर गिर पड़ती है। सिपाही बंदूकें ताने रहते हैं, मगर उन्हें फायर करने का हुक्म नहीं मिलता। सलमा के चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो बंदूकों की तरफ देखती रहती है। किशन कुंवर की नज़र आसमान की तरफ है, उसके चेहरे पर वज्द की कैफियत है। सिपाही फायर नहीं करते। एक बारगी पहला सिपाही घुटनों पर जाता है। पहला सिपाही हाथ जोड़कर, हमारी खता माफ़ कीजिए, हम सिर्फ इसका यकीन करना चाहते थे कि आप वही हैं जिन्हें ढूंढ कर लाने का हुक्म हमें दिया गया था। तकदीर के इस इनकलाब को बर्दाश्त करना सलमा और किशन कुंवर के बस में नहीं। किशन कुंवर चीख मारकर गिर पड़ती है। सलमा की आंखें उछड़ जाती हैं, हाथ पांव जवाब दे देते हैं और वो ज़मीन पर ढेर हो जाती है। राम सहाय मल, जालिमों, अब तक इन बेचारियों को सताओगे? अरे मारना है तो एक दफ़ा मार दो। पहला सिपाही इंतहाई नदामत के अंदाज में, हमें उन्हें तकलीफ देना नहीं चाहते थे, उनके दिल की आरजू पूरी करना चाहते थे। हमें जनरल बख्त खान ने अंग्रेज़ी फ़ौज की वर्दियाँ पहनाकर भिजवाया है कि उन्हें जल्द से जल्द तलाश करके उनके पास पहुँचा दें। हमने उनको सही सलामत ना पहुँचाया तो हमारी गोली
तो हमारे गोली मार दी जाएगी या अंग्रेज़ हमें पकड़कर फांसी दे देंगे। भागवती इस दौरान में उठ खड़ी होती हैं और किशन कुंवर और सलमा के मुंह पर पानी के छींटे देती हैं और उनका सर हिलाती हैं। भागवती, उठो प्यारी, तुम्हारे बख्तखां ने तुम्हें बुलाया है, अपने प्यारों का बदला लो, अपने मुल्क की आबरू बढ़ाओ। आहिस्ता आहिस्ता सलमा और किशन कुंवर को होश आता है, वो उठकर बैठती हैं। भागवती उन्हें पानी पिलाती है। पहला सिपाही, आपसे फिर आपके कदमों पर गिरकर माफ़ी मांगता हूँ। सलमा और किशन कुंवर मुस्कुरा देती हैं, मगर अब ये गुस्ताखी करना है। हम आपको शहर के बाहर सिर्फ कैदी बनाकर ले जा सकते हैं। हमें आपकी मुश्कें कसना होंगी और गले में रस्सियाँ बांधना। सलमा और किशन कुंवर एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर दोनों खड़ी हो जाती हैं। सिपाही जल्दी जल्दी उनको मुश्कें कसते हैं और गले में फंदा डालते हैं। फिर एक सिपाही आगे, दो पीछे अटेंशन हो जाते हैं। पहला सिपाही रवानगी का हुक्म देता है। तो समझ में आया बच्चों ये ड्रामा? इसमें मेन बात क्या दी है कि ये 1857 का एक तारीखी वाक़यात पर डिपेंडेड है पूरा ड्रामा। इस आखिरी एक में लाला राम सहाय की बीवी भागवती ने जंग आज़ादी में शिरकत करने वाली 2 जिहादी औरतों सलमा और रानी किशन कुंवर को अपने घर में छुपाया था। तो इसमें हिंदू और मुसलमान औरतों ने बराबरी से हिस्सा लिया था। ये एक काबिल तारीफ़ बात थी 1857 की जंग आज़ादी के लिए। उस वक्त ये तफरीक नहीं थी, ये फ़र्क नहीं था कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। बस एक ही मकसद था कि मुल्क आज़ाद हो जाए और अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएँ। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो मैं आपको पीडीएफ के ज़रिए भेज दूंगी, पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दूंगी। अब आज की क्लास में इतना ही, मुझको इजाज़त दीजिए। आदाब।